हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, एग्जाम में 2 महीने से भी कम समय बचा है और इस टाइम में आप में से हर बच्चा बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि एक छोटी सी गलती आपकी सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकती है, आपकी सिलेक्शन को हैम्पर कर सकती है। और वो छोटी सी गलती क्या है? आप में से सारे बच्चे जानते हैं, मॉक टेस्ट ना देना, मॉक टेस्ट को सीरियस ना लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अपना बेस्ट हथियार बना सकते हैं अपनी प्रीलिम्स की सिलेक्शन में। दोस्तों जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, हमारा पहला जो मोटिव रहता है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये रहता है कि भाई एक बार सिलेबस कवर कर ले, उसके बाद देखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिलेबस कवर करने के बाद जो आपको नॉलेज मिल रही है, सिर्फ उसी से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा? नहीं दोस्तों, मोर नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जिनको देख के आपके मन में ख्याल आता होगा कि यार ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। मतलब इतने होशियार बच्चे, लेकिन क्या उनकी सिलेक्शन होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? दोस्तों इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है, और सबसे वैलिड रीजन जो मुझे देखने को मिलता है, जो बच्चों से बात करने के बाद पता लगता है, वो ये कि दे वर अनेबल टू कन्वर्ट देयर नॉलेज इनटू मार्क्स। और वो किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इनफ नहीं करी। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हो, उसका रियल रिजल्ट भी आपको मिले, तो आपको उसके लिए इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बहुत छोटा सा डाटा है, क्योंकि जो 80% सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने बताया है कि बाय गिविंग मॉक टेस्ट, बाय प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, उन्होंने अपने रिजल्ट को और अच्छा बनाया है। उनकी सक्सेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था कि उन्होंने एमसीक्यूज की काफी प्रैक्टिस करी थी। लगभग 10,000 एमसीक्यूज आप में से लगभग हर बच्चे को प्रिपेयर करके जाने चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है इन दी एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर एचपीएनटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको लग रहा होगा 10,000 क्वेश्चन। दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं है। अगर 30 से 40 मॉक्स दोगे, उसके अलावा चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स है हमारे, उनके अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो इतने क्वेश्चन तो बनेंगे ही। और अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी कम प्रैक्टिस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो। तो 10 to 20 तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी सिलेक्शन में एंड नॉट सिलेक्शन में। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से अभी भी काफी बच्चे मुझे सीरियस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों की जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर करने में मैं हेल्प करूं, तो इसलिए वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को बहुत सीरियसली इस वीडियो को लेना पड़ेगा। एक और खास बात कि क्या होगा अगर हम मॉक टेस्ट ना दें, मतलब जब हम सिलेक्ट नहीं होते हैं ना, तो उसके बाद हम बहुत सारे रीजन ढूंढते हैं कि क्यों हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिए होंगे, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा। और जब भी वो कारण सोचते होंगे तो कहीं ना कहीं एक कारण जो पक्का निकल कर आता होगा, वो ये आता होगा कि उन्होंने प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा नहीं करी थी। दोस्तों अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? एक बार सोच कर देखो कि अगर हम पढ़ते रहें, अगले 2 महीने भी पूरा सिलेबस कवर करें, नॉलेज गेन करें, डिफरेंट बुक्स कवर करें, तो क्या होगा? पहले इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे डायरेक्टली इन दी एग्जामिनेशन हॉल, वो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा। ये जो एचपीएस का एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत लेंथी एग्जामिनेशन होता जा रहा है। आपको पेपर में सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन रियल में आपसे 300 से 400 क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है, क्योंकि जो लिस्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट भी अगर पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सारी स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस लेंथी हैं। एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट अगर लगाने की सोच रहे हो, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो, अगर आप सिमिलर मॉक टेस्ट देकर नहीं जा रहे हो, तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैं 3 राउंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूं, मैं किस तरीके से 1.5 घंटे में पहला राउंड कवर करूं, फिर दूसरा राउंड शुरू करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बच्चे जो सोचते हैं कि अभी एक बार सिलेबस कवर कर लो, डायरेक्टली एग्जाम में जाके परफॉर्म करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने काफी बच्चों में देखी है, वो है सिली मिस्टेक्स। दोस्तों होता क्या है कि आप जब एग्जामिनेशन का पेपर देखो, तो आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे केवियट्स मिलेंगे जहां पर आपसे कमीशन जानबूझ के गलती करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपसे नॉट करेक्ट की जगह आपसे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछ लिया, आपसे नॉट करेक्ट पूछ लिया, आपको ऑप्शंस आगे पीछे दे दिए। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी नॉर्मल ओरिएंटेशन है कि 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, तो ABCD हमारे दिमाग में फिट है। लेकिन अगर कमीशन ने आपको मान लो पहले ही बोथ 1 and 2 दे दिया और सेकंड neither 1 nor 2 दे दिया, तो वहां पर तो आपको ऑप्शंस फिर अपने भूलने पड़ेंगे जो आपके माइंड में सेट है। आपको डिफरेंट तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लगाना पड़ेगा। तो जो सिली मिस्टेक्स हमारे से होती हैं डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन, दोस्तों वो सिलेक्शन कॉस्ट करती हैं। और फिर आप में से काफी बच्चे कहते हैं कि सर 0.66 मार्क्स से पेपर रह गया, 0.33 मार्क्स से पेपर रह गया। और अगर वो मिस्टेक्स ना हुई होती तो आप 1 साल वेस्ट ना करते।
तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि सिली मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो पहले मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जितनी भी गलतियां करनी है, जितनी भी मिस्टेक्स करनी है, वो मॉक टेस्ट में कर लो। आपको पता लगेगा यार मैंने नॉट करेक्ट नहीं देखा, तो अगले मॉक टेस्ट में आप अंडरलाइन करोगे जहां पर इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट लिखा होगा। अगर मान लो आप OMR में गलत ऑप्शंस लगा रहे हैं तो अगले मॉक टेस्ट में आप पक्का ध्यान से देखोगे कि मैं 24 के आगे ही बी लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। तो ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों आप में से काफी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए सर, कितने क्वेश्चन हमें आइडियली अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दोस्तों वो हम हमेशा कहते हैं कि वो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। कितना डिफिकल्ट पेपर है, कितना इजी पेपर है, उसके हिसाब से आपके अटेम्प्ट डिसाइड होते हैं। लेकिन ये जज करना पेपर में बैठ के कि पेपर टफ है या इजी है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने मॉक टेस्ट देकर आए हो। अगर आप वेरिएबल टाइप के मॉक टेस्ट देकर आए हो तो पेपर देखते ही आप पता लगा लोगे कि हाँ यार ये पेपर टफ है, मुझे शेल में घुसना है, मुझे अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर 55 क्वेश्चन भी ठीक करके आता हूं 60 अटेम्प्ट करने के बाद तो भी मेरी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कि पेपर का लेवल क्या है, इजी है या डिफिकल्ट है। तो व्हाट इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक, तो ये प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा, देखिए आप में से काफी बच्चे मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, हिम्मत जोड़ते हैं कि चलो मॉक टेस्ट देते हैं, पहले ही टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, 90 नंबर आए, और फिर उनको लगता है कि यार तो डिमोटिवेट हो गए, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मॉक टेस्ट में 90 नंबर आए, क्या होगा हमारा। तो मॉक टेस्ट देने बंद करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, शायद हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसलिए हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कुछ बेसिक बातों का ध्यान नहीं रखा है, आपको आइडिया ही नहीं है कि मॉक टेस्ट देते कैसे। आपकी उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस के बाद जो लर्निंग होगी वो आपको हेल्प करेगी अगले मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने में, फिर जो लर्निंग होगी वो आपको हेल्प करेगी अगले मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने में। दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहां पर आप सिर्फ आउटकम पर ध्यान दे रहे हो कि 120 प्लस मार्क्स आ जाए, लेकिन उस 120 प्लस मार्क्स को लाने के लिए आपको पहले कुछ एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए नहीं है। याद रखिए मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ आपको इवैल्यूएट करना नहीं है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। मॉक टेस्ट का पर्पस ये भी है कि वो आपको ये बताए कि भाई आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या हैं। अगर आप 2 घंटे मॉक टेस्ट देते हो तो उसके बाद 2.5 घंटे एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में क्या लिखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, कितने मेरे नेगेटिव हुए, कितने मेरे पॉजिटिव हुए। अब नेगेटिव जो हुए वो किस वजह से नेगेटिव हुए, क्या मैंने अप्लाई गलत किया कंसेप्ट को, नोट करना है। क्या मैंने सिली मिस्टेक कर दी, नोट करना है। क्या मुझे आता ही नहीं था, मैंने ब्लाइंड गैस मारा है, नोट करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए मॉक टेस्ट में उनका भी रीजन ढूंढना है कि क्यों मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। दोस्तों मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, याद रखिएगा ये बात। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो कुछ बुक आप मिस भी कर रहे हो, तो वो बुक्स जो मिस कर रहे हो वो आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू कवर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं या फिर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस बनाता है टेस्ट के, तो वो डिफरेंट सोर्सेज कवर करता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे पहले एनालिसिस करनी है। मार्क्स के अंदर नहीं घुसना है, मार्क्स तो जस्ट एक नंबर है, लेकिन उस नंबर को इंप्रूव करना आपका काम है। एनालिसिस करोगे, वीक एरिया देखोगे कि यार कौन से टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी मैं गलत कर रहा हूं, उनका रीजन ढूंढोगे। क्या मेरी थिंकिंग प्रोसेस में गलती है, क्या मेरी कंसंट्रेशन में गलती थी कि मैंने पॉइंट देखा ही नहीं एग्जाम में, बुक में पढ़ते टाइम, तो वो पॉइंट्स पक्का नोट करोगे और फिर उन पे काम भी करोगे। ऐसा नहीं है कि वो एनालिसिस करके छोड़ दी, उन पे काम नहीं किया, उन पे काम करोगे। अगली बार का टारगेट रखोगे कि अगली बार अगर इस बार मेरी 5 सिली मिस्टेक हुई हैं तो मुझे 2 से ज्यादा सिली मिस्टेक नहीं करनी है, उससे अगली बार मुझे 1 भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों यही प्रैक्टिस हम एग्जाम में लेकर जाते हैं और यही प्रैक्टिस आपको सिलेक्ट होने में हेल्प करती है। एक और बात, मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि रात को बैठे हैं आराम से बेड पे और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है वो। मॉक टेस्ट देने का पर्पस ये है कि आप सुबह संडे को 9:30 से 11:30 ही जीएस का पेपर दो, 2 घंटे सीरियसनेस के साथ पेपर दो। और ऐसा नहीं कि अगर 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया तो उठ के जा रहे हैं आराम से बाबू, नहीं। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे पूरे यूटिलाइज करने, क्योंकि कमीशन में भी आपको 2 घंटे से पहले उठने नहीं दिया जाएगा, पेपर आपके पास होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप 1.5 घंटे बाद मत उठो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने भी काफी फील किया होगा कि जो लास्ट का आधा घंटा होता है जब आपको उठने नहीं दिया जाता एग्जामिनेशन हॉल में, उस टाइम पर आप मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग करते हो। होता क्या है कि जब आप पहला राउंड फॉलो कर रहे होते हो तो पहले राउंड में आपने कितने क्वेश्चन किए होते हैं, आपने आइडियली 65 क्वेश्चन किए होते हैं और आपको लग रहा होता है कि चल ठीक है ये मेरा बेस्ट था, क्योंकि आपने वहां पर लॉजिक लगाया होता है। आपने पेपर बंद करके रख दिया,
आप उठने वाले थे, लेकिन एग्जामिनर ने आपको उठने नहीं दिया। अब जो बाकी 35 क्वेश्चन आपने छोड़े, आपके पास आधा घंटा तो पास करने के लिए है। कैसे पास करोगे? आप बार बार वो पेपर देखोगे, बार बार वो पेपर देखोगे तो मन करेगा चल इसका आंसर लगा देता हूं। आपका जो फेफड़ा है ना वो आपको पुश करेगा, भाई लगा इसका आंसर, तू बैठा है, तू सोच रहा है, तू सही लॉजिक्स लगा रहा है, और वहां पर आपको मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो क्यों ना उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी प्रैक्टिस करके जाएं। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके बाद आधा घंटा जो है हमारे पास, उसमें हम बैठें और कंट्रोल करने की कोशिश करें खुद को। और अगर लॉजिक लगा भी रहे हैं, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी रहे हैं एक्स्ट्रा, तो लॉजिक के थ्रू करें और उसको बाद में चेक करें कि मेरा लॉजिक गलत कहां पर था। दोस्तों मेरी बातें आपको शायद अजीब लग रही हो, बट यही प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये हमने अपने साथ फेस करी है, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी एक बार इसके लिए तैयार रहो ताकि आप लोग इसको फेस ना कर पाओ। तो मॉक टेस्ट का पर्पस खुद को असेस करना तो है, लेकिन उसके साथ साथ पेपर की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपनी परफॉर्मेंस देखो कहां पर है, क्या वो पिछले मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है नहीं हुई है। तीसरी बात कि आपको ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया क्या है। स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, वीक एरिया को एवरेज लेवल पर ले आओ ताकि आपका सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो। और एक और बात कि कंपैरिजन अब करना बंद कर दो। दोस्तों कंपैरिजन करोगे तो और प्रेशर फील होगा। दोस्तों से कम बात करो और टू द पॉइंट तैयारी करो, ठीक है। तो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। अब एक चीज और, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोगों के पास अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं है, तो एडुटेप हिमाचल ने आपके लिए 2 इनिशिएटिव लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें पहला है 5-in-1 टेस्ट सीरीज। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हम आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्चुअल में 2400 की थी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपको इस टेस्ट सीरीज का, कि यहां पर आपको 30+ टेस्ट मिल रहे हैं फॉर प्रैक्टिस। 30 से भी ज्यादा टेस्ट, जिनमें 9 टेस्ट हैं जीएस के, 6 टेस्ट हिमाचल जीके के, 10 से भी ज्यादा टेस्ट आपके करंट अफेयर्स के, और बाकी टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट के। और इसके साथ साथ कुछ बोनसेस भी हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हिमाचल जीके कंपोनेंट है, करंट अफेयर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं। दोस्तों बहुत अच्छा ये पैकेज है, इसको पक्का चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक और पैकेज है जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 8000 का नहीं है, ये है 2400 का। अगेन इस पर्टिकुलर कोर्स से आपका सी सेट, सबसे बड़ी जो दुखती रख है, कवर हो जाएगा। हिमाचल जीके, जिसके लिए आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हो और परेशान हो रहे हो, वो आपका कवर हो जाएगा। कंप्लीट जीएस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे बढ़िया कोर्स आपको देखने को नहीं मिल सकता। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन के, आप हमें कॉल करो 8146207241 पर, या आप हमें मेल ड्रॉप करो hello@edutap.co.in पर। आई विल टेक योर प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये था एक लेक्चर, एक मैसेज, जहां पर आप लोगों ने पक्का कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।